शहर की व्यस्ततम सड़क से सटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। उस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गली नंबर 8 के मकान नंबर 4 में रहते हैं सेवानिवृत्त सेना अधिकारी गौतम सिद्धार्थ। उनके घर के सामने एक खाली जगह थी और उस खाली जगह में एक पुराने टूटे हुए मोटर वाहन में 3 कुत्ते रहते थे। एक ही माँ की संतान होने के कारण तीनों भाइयों के बीच अच्छे संबंध थे। तीनों देखने में सुंदर और स्वस्थ भी थे, पर तीनों में सबसे छोटा अपने 2 बड़े भाइयों से ज्यादा सुंदर और स्वस्थ था। तीनों में एक अंतर था। बड़े 2 भाई अपने इलाके को लेकर हमेशा सतर्क रहते थे, यानी वे कभी भी किसी दूसरे इलाके के कुत्ते को अपने इलाके में आने नहीं देते थे। यदि कोई कुत्ता खाने की तलाश में या किसी अन्य कारण से उनके इलाके में आता था तो बड़े 2 भाई उसका विरोध करते थे या झगड़ कर भगा देते थे। इस तकरार में कई बार बड़े 2 भाई घायल भी हो जाते थे, लेकिन दोनों ने घुसपैठियों का विरोध करना बंद नहीं किया। लेकिन अपने 2 बड़े भाइयों का इस प्रकार का स्वभाव सबसे छोटे कुत्ते को नापसंद था, क्योंकि उसका चरित्र या स्वभाव उसके 2 बड़े भाइयों के चरित्र के बिल्कुल विपरीत था। वो अत्यंत शांत और उदार चरित्र का था। वो अपने इलाके में घुसपैठ करने वाले किसी कुत्ते से कभी नहीं लड़ता था। वो हमेशा अपने 2 बड़े भाइयों को यह समझाने की प्रयास करता था कि लड़ाई या झगड़े से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वो अपने बड़े भाइयों से कहा करता था कि हमारे इलाके में खाने की कोई कमी नहीं है, इसलिए हम इतने स्वस्थ हैं। अगर कोई बाहर का कुत्ता आकर हमारा थोड़ा सा खा लेता है तो इसमें हमारा क्या नुकसान है। लेकिन वो हमेशा की तरह अपने भाइयों को समझाने में असफल रहता था। समय बीतता गया, लेकिन बड़े 2 कुत्तों के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया और ना ही छोटे कुत्ते के स्वभाव में। एक दिन शाम को अपने इलाके से कुछ घुसपैठिए कुत्तों को भगाते समय 2 बड़े कुत्ते और कुछ घुसपैठिए कुत्ते एक मोटर वाहन की चपेट में आ गए। उस हादसे में 2 बड़े कुत्ते और 3 अन्य कुत्तों की अकाल मृत्यु हो गई। सबसे छोटा कुत्ता अपने 2 बड़े भाइयों के खून से लथपथ शवों के पास बहुत देर तक उदास बैठा रहा, मानो 2 बड़े भाइयों से कह रहा हो यह असहिष्णु होने का परिणाम है। तुम दोनों को कितनी बार समझाया था कि घुसपैठियों का विरोध मत करो, इस लड़ाई को छोड़ दो, लेकिन तुम दोनों ने कभी भी मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुम दोनों की यही मानसिकता दोनों की अकाल मृत्यु का कारण बनी। अगले दिन सुबह सफाई कर्मी सभी मृत कुत्तों के शवों को कूड़ेदान में डालकर उठा ले गए। अश्रुपूर्ण आंखों से दूर बैठे छोटे कुत्ते ने यह सब देखा। इस हादसे के कारण छोटा कुत्ता अकेला जरूर हो गया था, लेकिन वो मानसिक रूप से अधिक मजबूत भी हो गया था। वो जो बीत गया उससे भूलकर आगे बढ़ने का फैसला करता है। अब उसे फिर से सामान्य जीवन जीना है। उन दोनों को उनके स्वभाव के अनुसार फल मिले, लेकिन वो प्रण करता है कि मरते दम तक इस स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। परंतु वो इस बात से अनजान था कि वो फिर कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल पहले 2 या 4 कुत्ते इसके इलाके में घुसपैठ करते थे, लेकिन 2 बड़े कुत्तों के ना होने के कारण इनकी संख्या में भारी इजाफा होने लगा था। परिस्थिति इतनी खराब हो गई थी कि छोटा कुत्ता अपने ही इलाके में खाने के लिए तरसने लगा, क्योंकि उसका सारा खाना अब घुसपैठिए कुत्तों के कब्जे में था। वो उन घुसपैठियों का कभी विरोध नहीं कर सका। इसके बावजूद वो उनके गुस्से का शिकार होता रहा। घुसपैठिए कुत्ते अक्सर झुंड में उस पर हमला करते थे और उसे गंभीर रूप से घायल कर देते थे। वो जिस टूटे हुए मोटर वाहन में रहता था उस पर अब घुसपैठियों का कब्जा था। वो अब पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ नहीं रहा। आज उसका शरीर खाने की कमी और शारीरिक हमलों से पूरी तरह से टूट गया है। वो अब अपनी ही गली या जन्मस्थान में एक शरणार्थी का जीवन जीने को मजबूर था। वो अक्सर अपने 2 बड़े भाइयों को याद करके रोता था।
वो अब पूरी तरह से समझ गया था कि उसके मन में सहिष्णुता और अहिंसकवाद के विकास का मुख्य कारण उसके दो बड़े भाई थे, जो जैसे को तैसा नीतियों में विश्वास करते थे। अर्थात वो अहिंसक नीतियों का पालन करने में इसीलिए सक्षम था क्योंकि हिंसक प्राणियों से उसकी रक्षा करने के लिए उसके दो भाई थे, जो हिंसक प्राणियों को उनके ही भाषा में जवाब देने की क्षमता रखते थे। आज छोटा कुत्ता बीमार, जर्जर और भूखमरी से बुरी तरह पीड़ित है। वो अपने अंतिम दिन उसी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की गली नंबर 8 में स्थित एक कूड़ेदान के पास बैठकर बिता रहा है, जिस गली में कभी उसका वर्चस्व था। तो कुछ ऐसी थी एक शांत, उदार और अहिंसक कुत्ते की जीवन गाथा। अगर हम इस कहानी के मुख्य पात्र यानी सबसे छोटे कुत्ते की चरित्र या स्वभाव की तुलना हमारे मानव समाज से करें, तब हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि हमारे समाज में इस प्रकार की मानसिकता या विचारधारा वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जो हमेशा लोगों को अहिंसा और सहनशीलता के बारे में ज्ञान और शिक्षा देते रहते हैं, लेकिन वे लोगों को कभी यह नहीं बताते कि वे अहिंसा और सहिष्णुता का अभ्यास करने या पालन करने में या उससे संबंधित ज्ञान देने में इसलिए सक्षम है क्योंकि वर्दी या यूनिफॉर्म में कुछ जिम्मेदार, शक्तिशाली और सक्षम लोग अहिंसक लोगों से उनकी रक्षा के लिए भारत की सीमा पर हथियारों के साथ खड़े हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पराधीन भारत में भारत के पास अपना कोई सशस्त्र बल नहीं था, तो उस समय भारत के अधिकांश लोगों के दिलों पर राज करने वाले और अहिंसा की वकालत करने वाले इतने बड़े बड़े राजनेताओं का उदय कैसे हुआ, और औपनिवेशिक सरकार अहिंसा के उन पुजारियों से इतना डरती क्यों थी? इसका कारण यह था कि उन अहिंसक नेताओं के अनगिनत समर्थक थे, जो अपने नेता पर एक भी खरोच आने की स्थिति में किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। और औपनिवेशिक सरकार उस जन आक्रोश की भयावहता और परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थी। औपनिवेशिक सरकार अच्छी तरह से जानती थी कि अहिंसा की वकालत करने वाले नेताओं के खिलाफ एक भी सख्त कार्रवाई का जवाब देने के लिए उनके समर्थक या आम भारतीय अपने नेताओं के द्वारा प्रचलित प्रिय हथियार यानी भूख हड़ताल का इस्तेमाल कभी भी नहीं करेंगे। वे कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसका अर्थ अहिंसा नामक विचारधारा के शब्दकोश में उपलब्ध नहीं है। इसलिए औपनिवेशिक सरकार ने अहिंसा की वकालत करने वाले उन राजनेताओं के खिलाफ कभी भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की और ना ही उन्हें कभी गंभीरता से लिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।